जो कहते हैं कि मुझे टेंस नहीं आता है, मुझे टेंस से डर लगता है, मैं टेंस कई बार पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो यहाँ पास आज इस वीडियो में आप ऐसे रूल्स और ऐसे ट्रिक्स से सीखेंगे टेंस कि आप कभी फ्यूचर में टेंस को भूल ही नहीं सकते और ना कभी आपको इसको सीखने में प्रॉब्लम और हेजिटेशन फील होगा। आप कहीं भी बेहिचक टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवन आप अपनी इंग्लिश भी अच्छे से सुधार सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंस का रोल मीन्स टेंस जो होता है उसका रोल इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है और इसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश में कुछ सेंटेंस नहीं बल्कि अप्रॉक्सीमेट आप 30% सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास मैं अभी कुछ टाइम पहले क्या बोल रहा था कि जो आपका टेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं हिंदी में एक ट्रिक बताता हूँ। जो है वो प्रेजेंट है, जो था वो पास्ट है और जो होगा वो फ्यूचर होता है। बात क्लियर? तो हिंदी में मैंने बताया जो है प्रेजेंट है, जो था वो पास्ट है और जो होगा वो फ्यूचर है। अब हम प्रेजेंट का एक आइडेंटिफिकेशन बताएंगे और आपको उसी आइडेंटिफिकेशन को याद रखना है। मैं जितना बोलूंगा उतना बस दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट का जो आईडी होता है वो क्या होता है या तो हो या तो हूं। लेकिन जो पास्ट का आईडी होता है वो होता है था, थी और थे। और जो फ्यूचर का आईडी होता है वो होता है गा, गी और गे। तो ये आइडेंटिफिकेशन मैंने किसकी बताया? प्रेजेंट का आईडी क्या होता है हो, हूं। पास्ट का आईडी क्या होता है था, थी, थे। फ्यूचर का आईडी क्या होता है गा, गी, गे। बात क्लियर? अब एक चीज और याद रखना है, इन तीनों के जो 4 पार्ट मैंने यहाँ पास बताए हैं, जो टोटल कंप्लीट 12 पार्ट होते हैं, वो रियल में 12 पार्ट नहीं होते हैं, वो होते एक्चुअली 4 ही हैं। और इन चारों पार्ट्स को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों पार्ट्स को अगर आप याद कर लिए, एक बार लर्न कर लिए, तो आपके पूरे 12 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब इन्हीं चारों पार्ट्स को प्रेजेंट में भी लिया जाता है, इन्हीं 4 पार्ट्स को पास्ट में भी लिया जाता है और इन्हीं 4 पार्ट्स को फ्यूचर में लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका सबसे पहला पार्ट। और पहला पार्ट जो होता है वो होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को कभी कभी लोग सिंपल भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस, इसको भी लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट। और जो लास्ट होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो फ्रेंड्स, एक चीज आपको ये चीज तो याद हो गया कि 4 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पूरे आपके चारों कंप्लीट पार्ट्स हैं। अब जिस तरह से मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आइडेंटिफिकेशंस आपको बताए हैं, क्या है हो, हूं प्रेजेंट का, था, थी, थे पास्ट का, गा, गी, गे फ्यूचर का, उसी तरीके से सेम टू सेम आपके इनके चारों के भी मैं आइडेंटिफिकेशंस बता देता हूं। इसको आप कंप्लीटली दिमाग में बैठा लीजिएगा। इंडेफिनिट और सिंपल मींस इंडेफिनिट को सिंपल बोला जाता है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो होगा ता, ती, ते। और जो कॉन्टिन्यूअस मींस प्रोग्रेसिव होता है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है रहा, रही, रहे। और जो तीसरे नंबर पे परफेक्ट है, परफेक्ट का आईडी होता है चुका, चुकी, चुके। और फोर्थ में देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस ये एक ऐसा टेंस है जिसमें आपको टाइम से रिलेटेड भी कुछ चीजें याद करनी है, जिसमें हम सिंस, फ्रॉम और फॉर का भी यूज करते हैं। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो होगा आपका समय से, और समय से के बाद देखिए इसमें कॉन्टिन्यूअस, ये समय से आपका परफेक्ट टेंस का बात बताएगा। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सिंस, फ्रॉम और फॉर के तीनों यूज में क्लियर करवा दूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बट अभी जो बोला जा रहा है आइडेंटिफिकेशन, उसको बस आईडी के तौर पे आप याद कर लीजिए। समय से आपको कॉन्टिन्यूअस की आईडी देखनी होगी रहा, रही और
रहे। तो ये आइडेंटिफिकेशंस हो गए आपके इंडेफिनिट का ता ती ते, कॉन्टिन्यूअस का रहा रही रहे, और परफेक्ट का चुका चुकी चुके, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का समय से रहा रही रहे। अब यहाँ पास आपको एक चीज और समझना होगा कि अब इसी में से मैं देखिएगा हर एक टेंस का आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, और आपको भी सेम टू सेम मेरे को फॉलो करके ही सारे आइडेंटिफिकेशंस को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पास कोई भी रूल होगा, एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? बैकवर्ड से, मतलब पीछे से। तो आपको जो आइडेंटिफिकेशन निकालना है वो पीछे से निकालना है। मीन्स आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन निकालना है, जैसे मैंने यहां पास बोल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब मैंने बोल दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको आइडेंटिफिकेशन निकालना है, तो आप यहां पास क्या करोगे? बैकवर्ड से, मीन सबसे पहले इंडेफिनिट का आईडी यूज कीजिए, फिर उसी में आप प्रेजेंट का आईडी प्लस कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए, तो वो कंप्लीट आईडी आपका किसका हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए यहां पास क्या बोला जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब बैकवर्ड से, पीछे से। इंडेफिनिट का क्या है? ता ती ते, और प्रेजेंट का क्या है हो हूं। तो आपको करना क्या है? पहले इंडेफिनिट का आईडी यूज कीजिए, ता ती ते। अब इसके बाद से किसकी आईडी ऐड करनी है? प्रेजेंट की। तो ता के साथ आप प्रेजेंट की आईडी है यूज कर दीजिए, ती के साथ भी प्रेजेंट की आईडी है यूज कर दीजिए, और प्रेजेंट के साथ आई मीन इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट की आईडी ते के साथ भी है यूज कर दीजिए। तो यहां पर आपको कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन क्या निकल रहा है? ता है, ती है, ते है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेम टू सेम आपको कॉन्टिन्यूअस के साथ भी करना है। ये आपका आईडी है। आईडी का मतलब क्या होता है? पहचान। अब यहां पास एक चीज और आपको देखना है कि ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल दिया, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का आप आइडेंटिफिकेशन निकालिए, तब क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखिए लास्ट वर्ड क्या है? पीछे से उठाइए, लास्ट वर्ड क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का आईडी क्या है? रहा, रही, रहे। अब इनमें प्रेजेंट का आईडी ऐड कर दीजिए, है। तो कंप्लीट आईडी क्या बन रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। बात क्लियर? सेम टू सेम आपको इनको सभी के साथ करना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक है? अब देखिए ये चारों पार्ट जब प्रेजेंट के साथ जाएंगे तो क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और लास्ट में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि चलिए पास्ट के परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हमको बताइए, तो आपको देखना होगा पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का आइडिया आपको क्लियर नहीं है, सोच के बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि आपको परफेक्ट का आईडी किसके साथ फिर जोड़ना होगा? पास्ट के साथ। तो परफेक्ट की आईडी क्या थी? चुका, चुकी, चुके। तो आप यहां पर लिख दीजिए चुका, चुकी, चुके। बात क्लियर? चुका, चुकी, चुके। अब चुका में आपको परफेक्ट में आपको पास्ट की आईडी जोड़नी है, तो पास्ट की आईडी क्या थी? था, थी, थे। तो था को आप इनके साथ ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा? चुका था, चुकी थी एंड चुके थे। ये आपका आईडी निकल गया पास्ट परफेक्ट का। तो इसी तरीके से आपको सभी का आईडी निकालना होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के बाद पूछेंगे और देखेंगे कि क्या ये चीज आपको समझ में आया, और हम आपको पूछेंगे, आप कमेंट में जरूर बताते जाइएगा कि इस टेंस का आईडी क्या होगा और इस टेंस का आईडी क्या होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके प्लीज बताइए। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं टेंस, और एक एक करके मीन्स 1 बाय 1 करके हम सभी टेंस को पढ़ेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आई होप कि आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशंस कैसे निकाली जाती हैं वो चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज से हम टेंस को स्टार्ट करते हैं और टेंस को सीखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, और प्रेजेंट के सबसे पहले पार्ट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट आज हम स्टडी कर रहे हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि सबसे जरूरी चीज आइडेंटिफिकेशन होती है, जो हमारा पहचान होता है। तो हम सबसे पहले ये पहचाने कि कौन से टेंस का आइडेंटिफिकेशन है और किस चीज के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो यहाँ पास मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा और इंडेफिनिट का आईडी मैंने पिछले अभी इसी वीडियो में मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि इंडेफिनिट का जो आईडी होता है वो क्या होता है आपका ता, और ता के साथ हम मींस इंडेफिनिट के साथ हमको प्रेजेंट की आईडी ऐड करनी है, तो इंडेफिनिट की आईडी ता और प्रेजेंट की आईडी क्या होगी है, और फिर इसके बाद से क्या बनेगा ती है और फिर ते है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन निकल गया। अब आईडी के बाद हमको देखना पड़ेगा, अब यहाँ से एक और रूल आपको समझना पड़ेगा और उस कंडीशन में आपको उस कंडीशन के साथ चलना होगा, तब जाकर के आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पास आईडी तो आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और आरपी यूज करना पड़ता है। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए, जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा कंपलसरी होती हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। इन तीनों के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूं, आप उसमें जाकर के वॉच कर सकते हैं। और इन तीनों को क्लियर करने के बाद ही आपको टेंस समझ में आएगा, अदरवाइज आप आइडेंटिफिकेशन समझ के टेंस को क्लियर नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। तो उन तीनों वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिए, उसको अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको ये टेंस और आसान हो जाएगा लर्न करने के लिए। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद से हमारा जो यूज होगा वो होगा हमारा वर्ब, और इसी वर्ब में हमको 3 रूल्स और फॉलो करने पड़ेंगे, और वो होगा एस, ईएस और आईएस। फिर इसके बाद से हमारा होता है ऑब्जेक्ट और फिर होता है आरपी। अभी जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट मींस क्या होता है? कर्ता। वीडियो आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता, वर्ब मींस होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट मींस होता है कर्म, और आरपी मींस होता है रिमेनिंग पोर्शन, मींस बचा हुआ भाग या फिर बचा हुआ हिस्सा जिसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, एस, आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, इनको स्ट्रक्चर बोला जाता है, और इसी के बेस पे हम पूरे ट्रांसलेशन सीखते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपने देखा एस, आईएस, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। मैं बाद में आपको ये टेंस पढ़ा दूंगा, वो ठीक रहेगा, लेकिन जो रूल आपके बीच में आ रहा है उस रूल को क्लियर किए बिना आप आगे ना बढ़िए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें डायरेक्टली आईडी बताता है या फिर स्ट्रक्चर बताता है और इसके बाद से डायरेक्ट ट्रांसलेट करके आपको ट्रांसलेशन दिखा देता है। लेकिन यहाँ पास नहीं, यहाँ पास हम सभी चीजों को क्लियर करके चलेंगे। एस, आईएस का वीडियो मैंने नहीं बनाया है अभी तक, इसको भी मैं बना दूंगा, बट उसको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मैटर हम अभी क्लियर कर लेते हैं। सब्जेक्ट का वीडियो आपका क्लियर है, ऑब्जेक्ट का क्लियर है और वर्ब का भी क्लियर है, तो उसको आप उसमें से देख लीजिएगा, मींस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्लियर करते हैं एस, आईएस। अब ये क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है? तो आपको एक चीज समझने की बात ये है कि ये तीनों वर्ड किसमें ऐड होते हैं? वर्ब में यूज होते हैं। मींस आपका वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है उसमें आपको एस, आईएस लगाना पड़ता है। तीनों की कंडीशंस अलग अलग है, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, तीनों के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब तीनों के पार्ट्स को देखिए। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? आईएस को। आईएस को देखने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई एक ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में वाई आया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने बोला CRY, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या वर्ड आया है? वाई। अब वाई आने की वजह से आपको वाई को क्या करना है? ड्रॉप कर देना, मतलब हटा देना है। फिर इसके बाद से आपको क्या जोड़ना है? आईएस। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा? CRIES। अगर हम वाई को हटाते हैं तो क्राइस बनता है। एक और इसी तरह से एग्जांपल देखिए, FLY। अब यहां पर भी क्या आया? वाई। तो वाई को आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है, और इससे आपको आईएस को ऐड करके क्या वर्ड बनाना है? FLIES। इसी तरह से एक और अगर आप वर्ड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं TRY। यहाँ पास भी वाई आया है तो आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं TRIES। तो यहाँ पर देखिए IES यूज हुआ है।
तो इस तरीके से आपको यूज करना है आईएस किसके साथ, वर्ब के साथ। फिर इसके बाद से आता है हमारा दूसरा कंडीशन क्या, ईएस का। अब ईएस को कैसे हम क्लियर करें, ईएस को क्लियर करने का मतलब मैं बता दूं कि जो भी ऐसे वर्ब जिसके लास्ट में डबल एस या फिर एस एच या फिर सी एच या फिर ओ या फिर एक्स आए, तो इनके बाद आपको ईएस ऐड करना होगा। बस ये दिमाग में रखिएगा, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड भी हो सकता है कि यहाँ पास जेड भी आ जाए। तो जब भी कभी किसी वर्ब के लास्ट में इसमें से कोई भी वर्ड आए तो आप उसके लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ईएस। किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे आपको बोलना है पास, पी ए डबल एस, तो यहाँ पास डबल एस आया, तो ये क्या बनेगा, पी ए डबल एस ई एस। एक और वर्ड ले सकते हैं, सी ए टी सी एच, तो देखिए यहाँ पास क्या आ रहा है, सी एच, तो आप इसका क्या बनाएंगे, सी ए टी सी एच ई एस, कैचेस। अब इसके बाद से देखिए एक और वर्ड है फिनिश, लास्ट में क्या आया, एस एच, तो इसका क्या बनेगा, फिनिशेस। ठीक है, उसी तरीके से एक और वर्ड है गो, तो लास्ट में क्या आया, ओ, तो आप इसके लिए क्या बनाएंगे, गोज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ईएस यूज करना है वर्ब के लास्ट में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसके बाद से बचा पहला कंडीशन में एस का यूज होगा। अब यस यूज करने के लिए सबसे सिंपल और आसान तरीका मैं बता दूं, जब भी कोई ऐसी कंडीशन कि किसी वर्ब के लास्ट में वाई ना आए या फिर इसमें से कोई भी वर्ड ना आए, मींस वाई भी ना आए और इसमें से भी कोई वर्ड ना आए, तो आपको वहां पास वर्ब के लास्ट में क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला COME, तो क्या इसमें वाई आया है, नहीं आया। क्या इसमें ZXOCH या फिर SH या फिर डबल एस आया, नहीं आया। तो आप इसको सिंपल में क्या बना सकते हैं, एस को ऐड कर सकते हैं। तो एस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कम्स बनेगा। उसी तरह से आस्क है तो ये आस्क बन जाएगा, आस्क हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बहुत से आप ले सकते हैं, रन है तो रन्स बन जाएगा। मतलब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते, आई मीन वर्ब बना सकते हैं आप एस को यूज करके। तो पहला कंडीशन आपको देखना है, दूसरा कंडीशन आपको ईएस का देखना। पहला आईएस कब यूज होता है और दूसरा ईएस कब यूज होता है और तीसरा एस कब यूज होता है। पहला कंडीशन वाई वाला है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कभी वाई आए तो वाई को ड्रॉप करके मींस हटा करके आईएस ऐड किया जाता है, जैसे क्राई से क्राइस, फ्लाई से फ्लाइज, ट्राई से ट्राई। दूसरा कंडीशन है जो ईएस कब लगता है, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड आए तो आपको क्या करना है, उसमें ईएस ऐड करना है। जैसे पास से पासेस, कैच से कैचेस, फिनिश से फिनिशेस, गो से गोज। अब उसके बाद से अगर पहला कंडीशन मींस ये आईएस वाला कंडीशन और ईएस वाला कंडीशन दोनों मैच ना करें, ये भी मैच ना करें और ये भी मैच ना करें, तो आपको कौन सा अप्लाई कर देना है, एस अप्लाई कर देना है उस वर्ब के लास्ट में। तो देखिए यहाँ पास आपको वो चीजें क्लियर होती दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एस ईएस आईएस का यूज भी। तो चलिए फिर से हम पॉइंट पे आते हैं कि हम टेंस पढ़ रहे थे, तो टेंस का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे और इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ और कंडीशंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंडेफिनिट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब ऐसा टेंस मींस ऐसा समय जो कभी खत्म नहीं होता है, जो कभी पूरा नहीं होता है, वो उसी समय में ढलता रहता है लेकिन वो कभी पूर्ण नहीं होता है। उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी आईडी क्या है, ता है, ती है, ते है। जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1 SES IES V1 के साथ यूज होगा, ऑब्जेक्ट और RP। इसमें दो कंडीशंस आपको देखने पड़ेंगे, सबसे पहला और दूसरा। ये क्या है, कंडीशंस है। कंडीशन में जो पहला कंडीशन होता है वो होता है आपका फैक्ट, मतलब सच्चाई, और दूसरा होता है हैबिट, जिसको बोलते हैं आदत। अब ये दो चीजें कैसे समझ में आएंगी, तो एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, जैसे आपको बोलना है सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सबसे पहले पहचान देखिए, ता है, लास्ट में आपको आईडी मिल गया, ता है।
और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेंटेंस सच्चाई है कि सूर्य पूर्व से ही निकलता है, ना कि पश्चिम से या फिर उत्तर से या फिर दक्षिण से? तो ये आपको कंडीशन समझा देगा कि ये सेंटेंस अपूर्ण वर्तमान काल है, मींस इंडेफिनिट टेंस है। किसका? प्रेजेंट का। तो यहां पास आपका फैक्ट, इस सेंटेंस में फैक्ट है। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं खाना खाता हूं, तो यहां पास मैं खाना खाता हूं, देखिए यहां पास आपकी आईडी क्या हो गई? ता हूं, मतलब ता है। बात क्लियर? मैं खाना खाता हूं, तो ये भी सेंटेंस अपूर्ण है। अब देखिए, आज मैं खाना खाऊंगा मींस मैं खाना खाता हूं, कल भी जिंदा रहूंगा तो कल भी खाना खाऊंगा, और मतलब इन फ्यूचर जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं खाना खाता ही रहूंगा, मींस मैं खाता हूं। तो यहाँ पास आप ये भी सेंटेंस क्या है? हैबिट से रिलेटेड, मतलब ये आदत है, खाना खाने की आदत है, तो मैं खाना खाता हूँ। जैसे आपको बोलना है कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरी आदत क्या है? पढ़ाने की। अगर सभी लोग मेरे को जानते हैं कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि सच्चाई है कि ये सूरज सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो फैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई भी काम की बात हो, तो वो काम अगर वो रोज डेली होता है तो आप उसको हैबिट समझेंगे। बात क्लियर? अब इनको ट्रांसलेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग? पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव स्ट्रक्चर, मतलब सकारात्मक स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, ठीक है? ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। कंडीशन इसके दो है, फैक्ट और हैबिट। फैक्ट मींस सच्चाई, हैबिट मींस आदत। एग्जांपल देखिए, सूर्य पूर्व से निकलता है, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सन। तो सन बहुत ही महान होता है, तो द और इसके बाद से सन यूज कर दीजिए। वर्ब क्या है आपका? निकलना। निकलना को क्या बोलते हैं? अराइज। अराइज हुआ, क्या इसमें वो कंडीशंस हुआ अप्लाई? वाई आया है? नहीं आया है। क्या डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड आया है? नहीं आया, मतलब इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। द सन अराइजेस। अब इसके बाद से कहां से? पूर्व से। तो पूर्व से, यहां पास से के लिए आपको फ्रॉम नहीं लिखना है, ना टू लिखना है, यहां पास पूर्व में लिखना है, मतलब इन ईस्ट। द सन अराइजेस इन ईस्ट। ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं खाना खाता हूं, तो मैं आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट मींस आई, इसके बाद से वर्ब क्या है? खाता, मतलब इट, और इट के बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट खाना, मतलब आई ईट फूड। ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये एस ई एस इसमें यूज हुआ लेकिन इसमें नहीं यूज हुआ, इसमें यूज हुआ, ऐसा क्यों? तो वो चीज इसलिए कि ये जो एस ई एस आई एस है, ये सिर्फ और सिर्फ आई वी यू दे के साथ यूज नहीं होता है। किसके साथ यूज होता है? ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज होता है। ये सिर्फ इनके साथ यूज होता है, इनके साथ कभी नहीं यूज होता है। इसलिए यहां पास मैंने एस ई एस आई एस में से कोई भी वर्ड नहीं यूज किया। जबकि इसमें देखिए द सन क्या है? सिंगल नेम है, मतलब एक सिंगुलर नेम है, मतलब संज्ञा है, आपको अच्छे से पता होगा। तो इसके साथ मैंने एस यूज किया। तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या? पॉजिटिव स्ट्रक्चर और पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए नेगेटिव भी देखते हैं, और नेगेटिव भी काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस क्या है? आई मीन नेगेटिव स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पास डू और डज यूज करना पड़ेगा। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो डू नॉट भी लिख सकते हैं, ये लॉन्ग में रहेगा। लेकिन अगर इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप डोंट और डजंट भी यूज कर सकते हैं। तो डू नॉट और डज नॉट, इन दोनों में भी फर्क क्या होता है? डू नॉट अगर बोले तो ये फॉर्मल में जाएगा, मतलब औपचारिक वाले शब्दों में जाएगा। लेकिन अगर डोंट और डजंट बोले, शॉर्ट बना के बोले, तो वो इनफॉर्मल में जाएगा। मतलब ये रिस्पेक्ट शो करता है, ये सभ्य तरीका है बात करने का। अलग अलग मीन्स डू नॉट बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलते, तो ये सभ्य तरीका है, लेकिन ये सभ्य तरीका नहीं है, ये इनफॉर्मल है। तो यहाँ पर हम डू नॉट को अलग अलग कर रहे हैं, ना कि डोंट एक साथ लेके चल रहे हैं। तो सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट, अब प्लस इसके बाद से आपको क्या लिखना होगा? वर्ब। अब वर्ब के
बाद यहाँ पास आपको एस एस आई एस यूज नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस मींस नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पास V1 के बाद आपको क्या यूज करना होगा, ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद से आरटी। अब एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है इसमें कई लोग बोलेंगे कि इसमें एस एस आई एस यूज क्यों नहीं होता है। तो मैं वो ये इसलिए ये चीज बता देना चाहता हूं कि वो इसलिए इसमें यूज नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें यूज हो चुका है। वो कैसे? ES का मैंने एक यूज बताया था कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड आए तो उसमें ES जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए डू था और डू के बाद यहाँ पर देखिए ES ऑलरेडी जोड़ दिया गया है, इसलिए इसमें SES का वर्ब के साथ यूज नहीं होता है। बात क्लियर हो गई? अब इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। बट इससे पहले हमको ये देखना होगा कि डू किसके साथ यूज होगा और डज किसके साथ होगा। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डू आपका आई, वी, यू और दे के साथ यूज होगा और डज आपका ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज होगा। बात क्लियर? अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आपने लिख दिया आई के साथ देखिए यहाँ पास क्या यूज हो रहा है, डू, आप लिख दीजिए डू के बाद आप लिख दीजिए नॉट, और नॉट के बाद V1 क्या है, जानना। तो जानना को क्या बोलते हैं, नो, और नो के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तो आपको क्या लिखना होगा, यू, और कंप्लीट सेंटेंस बना आई डू नॉट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो यू। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। आप अगर इसको फॉर्मल से इनफॉर्मल बनाना चाहते हैं तो आप डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह यहां नहीं रहती है। तो यहां पर देखिए नेगेटिव की पहचान क्या होती है, नहीं, और इसी नहीं के लिए हमने क्या यूज किया है, नॉट। तो वह यहां नहीं रहती है, मतलब वह क्या है, सी। ठीक है, सी के बाद आपको क्या यूज करना है, डज। क्यों? क्योंकि सी के साथ डज लगेगा, तो आपने लगाया डज। डज के बाद आपको क्या लगाना होगा, नॉट। सी डज नॉट, और नॉट के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब क्या है, रहना। रहना को क्या बोलते हैं, लीव। तो सी डज नॉट लीव। अब इसके बाद से क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहां, तो आपको लिखना होगा हियर, फुल स्टॉप। वह यहां नहीं रहती है, सी डज नॉट लीव हियर। अब आप डज नॉट को भी शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, मतलब इनफॉर्मल बनाना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं डजंट। तो ये हमारा था नेगेटिव। अब नेगेटिव के बाद आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आना चाहिए, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना आना चाहिए, और इसके बाद से WH जिसको हम डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं, और WH नेगेटिव जिसको हम डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, अब उसको भी देख लेते हैं। जो इंटेरोगेटिव होगा उसका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या था, डू और डज, फिर प्लस करके आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, देन आफ्टर आपको वर्ब लिखना होगा, और फिर इसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद से आपको आरबी, प्लस आपको आप क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, सॉरी। तो यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, शुरू में आपको क्या मिलेगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल इसी से रिलेटेड देखते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए शुरू में क्या मिला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। डू और डज, डू और डज में सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज होगा, तो आपको मैंने बताया था डू किसके साथ यूज होता है और डज किसके साथ यूज होता है। आई, वी, यू और दे के साथ आपको डू यूज करना पड़ेगा, और ही, सी,
इट और सिंगल नेम के साथ आपको डज यूज करना पड़ेगा। तो क्या तुम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आया है तुम, और तुम क्या है इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, मतलब आपको शुरू क्या लगाना होगा डू। तो आप यहाँ पास लिखिए डू, डू के बाद क्या लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, डू यू। अब V1 क्या है जानना, जानना को क्या बोलते हैं नो, नो के बाद ऑब्जेक्ट क्या मुझे, मतलब मी। अब बचा क्या क्वेश्चन मार्क, डू यू नो मी। ये आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, बात क्लियर। अब इसके बाद से हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सेम टू सेम इसी तरह स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहां पास आपको डू और डज के बाद सब्जेक्ट और फिर इसके बाद से यहां पास नॉट लगाना होगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है आपको डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको पहचान क्या मिलेगी, शुरू में आपको क्या मिलेगा और फिर सेंटेंस होगा, बीच में आपको नहीं मिलेगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पास क्या और बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। तो इसको ट्रांसलेट जब करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा मींस डू या डज। तो यहाँ पास डू यू के साथ डू लगा था, तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट यू है, तो इसके साथ भी आपको क्या लगाना होगा डू। डू के बाद सब्जेक्ट क्या है यू, यू के बाद आपका नॉट, नॉट के बाद आपका V1 बोलना, बोलना मतलब स्पीक, स्पीक के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, इंग्लिश के बाद क्या आरपी कुछ है नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, अब WH की हम बात करते हैं, जिसको हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको समय देना होगा, ठीक है, तो उसे भी देख लेते हैं। WH बहुत ही इजी होता है, बस उसको समझने की देरी होती है। WH का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का, और इंटेरोगेटिव को WH का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इंटेरोगेटिव वाले स्ट्रक्चर के पहले आपको WH वर्ड लिख देना होगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका WH का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। आप क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क। मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, वीडियो अपलोड किया है, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के पूरे पार्ट्स है। उसमें आप अगर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटेरो क्या होता है, इंटेरो नेगेटिव क्या होता है, और WH और WH नेगेटिव क्या होता है। वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इस सेंटेंस को चलिए देखते हैं ट्रांसलेट करके क्या होता है। आप क्या करते हैं, तो आपको WH का पहचान क्या करना है कि शुरू बीच में सेंटेंस के बीच में आपको क्या मिलेगा WH का वर्ड, जिसको हम का शब्द भी बोलते हैं, और लास्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर के बेस पे करते हैं। शुरू में क्या लिखना है WH, क्या आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्हाट, व्हाट के बाद आप देखिए डू लगेगा, डज आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आप, तो आपके लिए आपको क्यों क्या लगाना होगा डू, क्योंकि इससे पहले हमने डू ही लगाया था। ठीक है, तो व्हाट डू, अब सब्जेक्ट क्या है यू, यू के बाद ऑब्जेक्ट क्या है कुछ नहीं है, बट उससे पहले आपको वर्ब लिखना होगा। वर्ब क्या है V1, V1 क्या है करना, तो करना के लिए भी डू ही लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा आप क्या करते हैं मींस व्हाट डू यू डू। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह कहां रहता है क्वेश्चन मार्क। देखिए बीच में WH वर्ड मींस का वर्ड, इस शब्द की भी शुरुआत का से हुई, इसकी भी शुरुआत का से हुई, तो जितने भी WH वर्ड होंगे उन सभी शब्दों की शुरुआत का से होगी, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करते हैं, वह कहां रहता है मींस वह मींस कहां। सबसे पहले WH वर्ड कहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं
वेयर, वेयर के बाद आपको डज लगाना होगा, क्यों? क्योंकि इस पे सब्जेक्ट क्या है? वह है, मतलब ही। तो आपको क्या यूज करना होगा? वेयर डज, और डज के बाद आपका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आप लिख दीजिए ही के बाद V1 क्या है? V1 रहना, रहना को क्या बोलते हैं? लीव, लीव के बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, आरपी कुछ नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका WH सेंटेंस, जिसको बोलते हैं कहां, वह कहां रहता है, मतलब वेयर डज ही लीव। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम लास्ट वाला भाग, जिसको हम WH नेगेटिव बोलेंगे, जिसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव मींस डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं। तो वो भी देख लेते हैं, उसको भी बनाने में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर था, इंटेरोगेटिव का नहीं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, जिसमें क्या और प्लस नहीं और प्लस क्वेश्चन मार्क आपको पहचान दिया था मैंने, उसी सेंटेंस को आपको शुरू में क्या ऐड कर देना है? WH वर्ड। मींस आपको बना के ही दिखा देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और वैसे भी कुछ सीख रहे हैं आप लोग, टाइम तो वेस्ट हो ही नहीं रहा है, कुछ सीख रहे हैं तो कुछ सीख ही लीजिए। ये WH का स्ट्रक्चर है, और WH नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? आपको शुरू में क्या लिखना होगा? WH, WH के बाद आपको क्या लिखना होगा? डू और डज। इसको आप लोग स्मॉल वर्ड में ही लिखिएगा, इसको भी स्मॉल में, मैंने इसको इंटेरोगेटिव से WH बनाया इसलिए इसको मैंने कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में ही रखना आप लोग, ठीक है। WH, फिर इसके बाद से डू डज प्लस आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पर नॉट आएगा, फिर इसके बाद से आपका वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद से आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका WH नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आईडी, जितने भी सेंटेंस होंगे सभी के आइडेंटिफिकेशन यही होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में नहीं, और बीच में आपको का वर्ड भी मिला है। देखिए यहाँ पर क्यों, इसका भी स्टार्टिंग क्या है? का से है, तो इसको यही स्ट्रक्चर से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? WH, WH क्या है? क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं? वाई, वाई के बाद आपको क्या लिखना है? डू और डज, क्या लिखना है इसमें? वह है सब्जेक्ट, क्या लिखना है? आपको यहाँ पास डज लिखना होगा, वाई डज। डज के बाद यहाँ पास देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह है, मतलब जाती है, मतलब ये फीमेल है, मतलब सी है, ना कि ही है। तो वाई डज, और डज के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट सी, सी के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या लिखना है? V1 मतलब जाना। गो, गो के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो टू स्कूल, आरपी कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, मींस व्हाई डज शी नॉट गो टू स्कूल। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस किसका है? WH नेगेटिव का, जिसका इंग्लिश आपके सामने है। तो आई होप माय फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो देखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।